मीनाक्षी अपने पति मंगल और बेटे केशव के साथ माणिकपुर में रहती थी। मंगल की मजदूरी से घर चलाना बहुत मुश्किल था और मीनाक्षी चाहती थी कि केशव बड़ा होकर पढ़ लिखकर शहर में अच्छी नौकरी पर लग जाए। इसलिए मीनाक्षी चाहती थी कि वो भी कुछ काम करे ताकि केशव की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल सके। मीनाक्षी के पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वो बेल उगाया करती थी। गांव में किसी को भी बेल का फल चाहिए होता था, वो मीनाक्षी से मांग लिया करता था। अरे मीनाक्षी, जरा एक बेल तो तोड़ दे, आज बड़ा मन हो रहा है बेल खाने का। हाँ हाँ चाची, मैं अभी देती हूँ, तुम रुको, मैं लेकर आई। जीती रहे बहू, सचमुच तेरे में रत्ती भर भी अहंकार ना है। अच्छा मैं चलती हूँ। ये केशव कहाँ रह गया? आज स्कूल से आने में इसने बहुत देर कर दी। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? अरे बात ही कुछ ऐसी है मीनाक्षी, ठेकेदार गांव छोड़कर जा रहा है। मेरे साथ और भी मजदूर थे जो बेचारे परेशान होकर वापस अपने अपने गांव चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। क्या बात है केशव, तूने आज स्कूल से आने में बहुत देर लगा दी। माँ कल शिक्षक दिवस है तो हम बच्चे मिलकर मास्टर जी के लिए कविता तैयार कर रहे थे, बस उसी का अभ्यास कर रहा था। माँ कल सब बच्चे मास्टर जी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि कल शिक्षक दिवस पर मैं भी मास्टर जी के लिए कोई उपहार लेकर जाऊँ, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या दूँ। एक काम करो, तुम कल मास्टर जी के लिए बेल ले जाना। फल तो खाया जाता है और वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो वो बेल को खा भी लेंगे। ठीक है माँ, मैं कल मास्टर जी के लिए बेल ले जाऊंगा। तुम पेड़ से तोड़कर मुझे बढ़िया बढ़िया बेल के फल दे देना। केशव खुश हो जाता है। अगले दिन मीनाक्षी उसे पके हुए बेल तोड़कर दे देती है। केशव बेल फल लेकर स्कूल जाता है और मास्टर जी को उपहार में देता है। अरे वाह, ये उपहार मेरे लिए बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव बेटा। अपने माता पिता को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मंगल काम ना मिलने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। मीनाक्षी भी जब मंगल को चिंता में देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन केशव अपनी माँ के साथ बाजार गया तो रास्ते में उसे अपने मास्टर जी मिले। मास्टर जी नमस्ते। अरे केशव बेटा, तुम? नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मंगल मिला था मुझे, बता रहा था जिस ठेकेदार के पास काम करता था वो शहर चला गया। जी मास्टर जी, इसी कारण बहुत परेशानी हो रही है। केशव को लेकर जो पढ़ाने लिखाने के सपने देखे थे वो पूरे होंगे भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काश मैं कोई काम कर पाती तो बहुत मदद मिल जाती। काम तो तुम अभी भी कर सकती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। पर मास्टर जी, मैं ऐसा क्या काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेल का शरबत। हाँ, तुम बेल का शरबत बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे तो खुद के बेल के पेड़ हैं, तो तुम्हें कहीं से भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से ये व्यापार शुरू कर सकती हो। और फिर अभी तो गर्मियाँ आने वाली हैं, तो बेल का शरबत गर्मियों में बहुत बिकेगा। इसके बहुत फायदे होते हैं, लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं। तुम्हारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी का सुझाव मानकर मीनाक्षी घर आती है। वो देखती है कि मंगल को थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो मंगल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है मंगल तेज धूप और गर्मी में काफी देर घुमा है, इसलिए गर्म हवा लग गई है। मैंने मंगल को दवाई दे दी है, इससे आराम आ जाएगा। सुनो जी, आप क्यों चिंता में घुल रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और केशव का क्या होगा? मुझे पता है आप काम की तलाश में सारा दिन धूप और गर्मी में घूमते रहते हो, पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है। पर हम क्या काम करेंगे मीनाक्षी? हमारे पास काम शुरू करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा ना, सब हो जाएगा। बस आप अपने मन से इस चिंता को बाहर निकालो। अच्छा ये लो, देखो मैंने क्या बनाया है, बेल का शरबत। बेल का शरबत? हाँ, अब तुम इसे पीकर बताओ कैसा बना है। और तुम्हें पता है, इसे पीने से तुम्हारी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। बेल की तासीर ठंडी होती है,
इसका शरबत पीने से गर्मी में बहुत राहत मिलती है। मीनाक्षी, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसको पीकर कितनी ठंडक और ताजगी महसूस हो रही है। माँ, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही अच्छा है, मुझे और पीना है। ये ले और पी, मैंने बहुत सारा बनाया है। और ये शरबत का एक जग तो मास्टर जी को भी दिया। आज उन्हीं के कारण मुझे इस काम को शुरू करने का हौसला मिला है। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मीनाक्षी के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं। सब लोग बेल के शरबत की बहुत तारीफ करते हैं और फिर धूप और गर्मी के मौसम में जब ठंडा ठंडा बेल का शरबत पीने को मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाकर अच्छे पैसे कमा लेती थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मंगल भी इस काम में मीनाक्षी की मदद करता था। मीनाक्षी जानती थी जब ईश्वर की कृपा से एक रास्ता खुला है तो आगे चलकर मेहनत से कमाई के और रास्ते भी खुल जाएंगे और केशव को पढ़ाने लिखाने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। सुनो, आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, बस अब ग्राहक बढ़ जाएं। खाने में यहाँ क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है, दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। सुमेर चल, फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है, मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोलेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर सज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है और गज्जन सिंह के आदमियों को नहीं पता। चलो सब आज ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। अरे तू सामने से हट कड़वे करे ले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। देखो तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तो मुझे तमीज सिखाएगा तेरी तो। देखो, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। कल्लू ये सब देख रहा था। ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर गज्जन सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गाँव वाले इससे बहुत डरते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते हैं। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे? मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो, जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज्जन सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से बैर लिया था ना तुम दोनों ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो? ढाबे में आग लगा दो। इसका पति और ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ मीनाक्षी, मुझे बचा लो। ठाकुर याद रखना, आज जिस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा।
तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। कितने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। मीनाक्षी अभी खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या, ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है। पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है? महेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो। आप मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को फिर से शुरू करूंगी। मीनाक्षी अब रोजाना ही उस जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है। पर कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है? अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में कोई भी माई का लाल नहीं है जो गज्जन सिंह के आगे सिर उठाकर बोल सके। जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गाँव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।